रामप्रसाद बिस्मिलની कविता આજે મને યાદ આવે છે कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल અને અશફાકુલ્લા ખાન સાથે 10 જેટલા ક્રાંતિવીરો કાકોરી ટ્રેન લૂંટે અને અંગ્રેજોના પેટમાં ટાંટિયા કરી જાય। પાલ ચિતરિયાના હત્યાકાંડ થાય। દાહોદ પાસે માનગઢનો વનવાસીઓનો મેળો ભરાય। ત્યારે ગોવિંદસિંહ ગુરુ વનવાસીઓને વ્યસન મુક્તિ અને દેશની આઝાદી માટે સંબોધન કરતા હોય તો અંગ્રેજો તેના પર અંધાધૂંધ ગોળીબાર ચલાવે અને 1500 જેટલા ગુજરાતી વનવાસી બંધુઓ દેશ માટે શહીદ થાય। જલિયાવાલા બાગ કરતા ઓલમોસ્ટ 5 ગણો મોટો આ હત્યાકાંડ હતો, પણ અંગ્રેજો તેને સિફતપૂર્વક દબાવી દે। અને એટલે મને આદરણીય અટલ બિહારી વાજપેયીજીની એક કવિતા યાદ આવે છે कि जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करे, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करे। अरे जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करे, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करे। याद करे काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पैरते सावरकर से बलिदानी को। याद करे बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोसर्ग पावन को। अन्यायी से लड़े, अरे अन्यायी से लड़े, दया की मत फरियाद करे, उनकी याद करे, उनकी याद करे। अब जरा दिल थाम के रखो, लालपुर बंगा से कोई आ रहा है, शहीद आजम पधार रहे हैं। क्रांति के सूरज का तालियों से स्वागत नहीं करोगे? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, शॉर्ट लिव इंपीरियलिज्म। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह किशन सिंह संधू हाजिर हो। Order, order! Silence in the court. The King Emperor versus Bhagat Singh and others. Bhagat Singh, you are charged with Section 3 of Explosives Substance Act 1908 and Section 307, 302 of IPC. आपको आपकी सफाई में कुछ कहना है? What's your explanation on this terrorist act of yours? We are not terrorists. We are revolutionaries. क्रांतिकारी हैं हम। अगर सिर्फ हिंसा ही करनी होती तो बम असेंबली की खाली बेंचेस पे नहीं पड़ता, और पिस्टल में गोलियां भी थी। और ब्रिटिश पुलिस से पूछिए, भगत सिंह का निशाना कभी खाली नहीं जाता। मत भूलिए हमारे चाणक्य चंद्रशेखर आजाद जी को। बम फेंकने के बाद भाग निकलने के कम से कम 2 प्लान तो पंडित जी ने बनाए ही थे, फिर भी मैंने गिरफ्तारी जरूरी समझी। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे एक धमाका जिससे इस बहरी सरकार और मेरे देश की सोई हुई जनता को जगाया जा सके। मैं बताना चाहता था मेरे देशवासियों को और आपकी दोगली न्याय व्यवस्था को कि हम सब, सुखदेव, पंडित जी, राजगुरु, भगवती भाई, दुर्गा भाभी, बिस्मिल जी, अशफाक भाई, सब के सब HSRA के सदस्य कोई खून के प्यासे दरिंदे नहीं हैं। हम सब है शांति के क्रांति दूत। हमारी विचारधारा गोलियां और बम तक सीमित नहीं है। वो तो केवल एक साधन है, एक ऐसे आजाद हिंदुस्तान के निर्माण में जहां कोई शोषित नहीं होगा, कोई पीड़ित नहीं होगा। यही पूरे मुल्क को बताना चाहता हूं। ये तो तय है कि आपके फैसले, आपका न्याय मुझे फांसी के फंदे तक ले जाने वाले हैं। इसके बावजूद गिरफ्तारी को गले लगाया मैंने। हम सब सिर्फ वेपन्स के नहीं, विचार के भी वाहक हैं। आपकी न्याय व्यवस्था पर, आपकी सरकार पर हमें इतना भी विश्वास नहीं है, और हम न्याय की अपेक्षा भी नहीं रखते आपसे।
भगत को और उसके साथियों को जब भी फांसी पे चढ़ाना हो चढ़ा देना, लेकिन याद रखना कि पूरे देश के कोने कोने से लाखों भगत पैदा होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, शॉर्ट लिव इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद। જિંદાબાદ જિંદાબાદ. ક્યારેક વિચારજો, ઇન્કલાબમાં આ લોકોનો લાભ શું હતો? કોઈ જ્યારે સત્યના પ્રયોગો કરતું હતું ત્યારે ભગતસિંહે મૃત્યુનો પ્રયોગ કર્યો અને આ માણસ અમર થઈ ગયો. એટલે જ કદાચ આજ 92 વર્ષ પછી કરોડો ભારતીયોની કરન્સીમાં લાકડી છે, પણ કાળજામાં તો પાઘડી જ છે. કેવા દેશભક્ત જુવાનિયા હતા. 22, 25 કે 26 વર્ષની ઉંમરે જીવનના શ્રી ગણેશ કરવાને બદલે જિંદગીને ફૂટબોલના દડાની જેમ ઉલાળી નાખી માત્ર વતનને ખાતર, મારીને તમારી આઝાદીના શ્વાસ માટે. એસેમ્બલીમાં બટુકેશ્વર દત્ત સાથે ભગતસિંહે માત્ર બોમ્બ જ નહોતો ફોડ્યો, અંગ્રેજોનું અભિમાન પણ ફોડ્યું હતું. સામે ચાલીને પકડાયા અને પછી યુક્તિપૂર્વક ગોરાઓના ન્યાયાલયને ક્રાંતિકારી વિચારધારાનું પ્રચાર મંચ બનાવ્યું. સેન્ડર્સની હત્યા બદલ ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને 23 માર્ચ 1931 ફાંસી ડિક્લેર કરવામાં આવી. કોઈને કદાચ માનવામાં પણ ના આવે કે ફાંસી મંજૂર થયા બાદ જેલમાં ભગતસિંહનું 2.5 કિલો વજન વધ્યું હતું. જી હા, 2.5 કિલો. દેશ માટે મરવાનો, ફાંસીને ચૂમવાનો આ ક્રાંતિકારીઓને કેવો આનંદ છે. ફાંસીની એક રાત પહેલા લાહોરની જેલમાં કોક તો આવ્યું છે. આ મારી મૌલિક કલ્પનાની કવિતા આજે શહીદ દિન પર તમને સપ્રેમ કે અડધી રાતે એક જેલમાં મૃત્યુ એકલું ઘૂમતું હતું. અડધી રાતે એક જેલમાં મૃત્યુ એકલું ઘૂમતું હતું અને ક્યાં છે પેલો પાઘડી વાળો? અંધારાને પૂછતું હતું. અંધારાએ કીધું કે આઝાદીની સાંકળ છે. અંધારાએ કીધું કે આઝાદીની સાંકળ છે, નામ ભગતસિંહ સંધુ છે અને જીવતો એ દાવાનળ છે. કાકડિયાળી મૂછો છે અને ઝીણી ઝીણી દાઢી છે. અરે કાકડિયાળી મૂછો છે ને ઝીણી ઝીણી દાઢી છે, આંખડિયું છે અગન ભરેલી, શ્વાસોમાં આઝાદી છે. લાહોરની જેલમાં ધીમું 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 હાલતું 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 મૃત્યુ ભગતસિંહની બેરેક સુધી પહોંચ્યું હશે. અને બરાબર ભગતસિંહ ત્યારે એક રશિયન ક્રાંતિકારીનું પુસ્તક વાંચી પાનું વાળી અને હુવાની અણી માથે હતા અને ત્યારે મૃત્યુ એને કીધું હશે કે હે ભગતસિંહ મોત છું હું, તું કાં મારાથી ડરે નહીં? ભગતસિંહ મોત છું હું, તું કાં મારાથી ડરે નહીં? આખી દુનિયા થરથર કાપે અને તારું રૂવાડું ફરે નહીં. મૃત્યુનો ભય નથી તને, બસ કારણ પૂછવા આવી છું. મૃત્યુનો ભય નથી તને, બસ કારણ પૂછવા આવી છું. અને મૃત્યુ પહેલા એક દી વહેલા જીવતો જોવા આવી છું. અને મરક મરક હસીને ભગતસિંહે કદાચ જવાબ આપ્યો હોય છે તો આવો આપ્યો હોય કે મરવાનો ડર એને હોય જે સ્વાર્થને માટે મરતા હોય. મરવાનો ડર એને હોય જે સ્વાર્થને માટે મરતા હોય, સંપત્તિ માટે, સ્વાર્થને માટે જીવનને કરગરતા હોય. અરે હું તો હાયલો હામે ચાલીને વતનને માટે મરવાને, મહાભારતના ચરણ કમળમાં લીલું માથું ધરવાને. એટલે ડર નથી મૃત્યુનો કે હસતા મોઢે મરવાનો, ભગત ફાંસી પર લટકીને લાખ ભગતસિંહ કરવાનો. ભગત ફાંસી પર લટકીને લાખ ભગતસિંહ કરવાનો. અને મૃત્યુએ તોય છેલ્લો સવાલ પૂછ્યો હશે કે રોક્યો નહીં તને કોઈ ભાઈ સખાએ, માનવતાએ કે પ્રિયતમાએ? ભગત, મરી જવાનું છે, જીવનનો આ વિરામ છે. રોક્યો નહીં તને કોઈ ભાઈ સખાએ, માતાએ કે પ્રિયતમાએ, કોઈ ગુરુના ઉપદેશોએ, રોક્યો નહીં તને કોઈ ઈચ્છાએ. અને ત્યારે ભગતસિંહે જવાબ આપ્યો હશે કે પિતા મારો છે સ્વતંત્રતા અને માતા મારી ફક્ત ભારતી. સાંભળી લે મૃત્યુ, પિતા મારો છે સ્વતંત્રતા અને માતા મારી ફક્ત ભારતી. ભાઈ સખા છે ભારત આખું અને પ્રિયતમા ક્રાંતિની આરતી. ગુરુ મારો છે વંદે માતરમ, ઇનકલાબ ઉપદેશ અમર છે. ઈચ્છા તો છે જ, પણ શું તો કે ઈચ્છા છે જલ્દી મરવાની, કારણ કે પુનર્જન્મની ફરી સફર છે.
અને આવો વટવાળો ભગતસિંહનો જવાબ આપી અને છેલ્લે મૃત્યુએ એટલા વેણ કાઢ્યા છે કે મૃત્યુની આંખોમાં ત્યારે રહ આંસુ ઉભરાયા. મૃત્યુની આંખોમાં ત્યારે રહ આંસુ ઉભરાયા. અરે વિરક્ત જોગી હોય વતનનો, એને હું કરવી કાયા. ભગત, એ ભગત તને છે આશીષ મારા, દેહ ભલે તારો મરશે, સાઈ સદીઓ જશે આવશે, ભગત સદાય અમર રહેશે. સાઈ સદીઓ જશે આવશે, ભગત સદાય અમર રહેશે. આઝાદીનો આવો મસ્ત પરવાનો આજે સ્વર્ગમાંથી મને ને તમને કઈ કહે તો શું કહે? લ્યો કાનમાં લો. देखता हूं अब भी कभी कभी तुम सबको ऊपर से. आज भी कभी कभी बहुत हंसी आती है कि किन पागलों के लिए मैं फांसी चढ़ गया. पर फिर याद आया मैं भी तो पागल ही था. वो यारा, हंसी आती है ये देखकर कि मेरे हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने फ्रीडम की स्पेलिंग को तो बराबर रट लिया है, लेकिन इसको लिखने वाली स्याही में कितने शहीदों का खून मिला है इसका तो इन्हें अंदाजा भी नहीं. कुछ लोग हैं जिन्हें अपनी फैशन में आजादी चाहिए, रिलेशनशिप में, सोशल मीडिया पे, बोलने में, सब में आजादी चाहिए और मिलनी भी चाहिए. क्यों नहीं भाई, आजादी पर हर इंसान का हक है. आखिर आजादी सबको चाहिए, पर आजाद सबको नेता बनना है, पर नेताजी किसी को नहीं. पंडित तो बहुत हैं, पर श्याम जी कृष्ण वर्मा नहीं. वो यार, गानों के लिरिक्स तो मुंह जबानी याद है, पर सावरकर जी की चीखें कहीं खो सी गई है. मॉडल तो सब बनना चाहती हैं, लेकिन दुर्गा भाभी जैसी रोल मॉडल कहीं देख नहीं पा रहा. शायद कुछ बादल घिराए हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं. पता नहीं क्यों मेरा हिंदुस्तान यहां से कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है. फ्रीडम, मजहब, जाति, प्रदेश, भाषा वगैरह वगैरह वगैरह. मेरा भारत इन सब में टूटा बिखरा देखकर मन करता है कि वापस बंदूक लेके, लेकिन फिर सोचता हूं क्यों मान ले कि नई पीढ़ी हार चुकी है. आप सबके अंदर हिंदुस्तान के लिए उतना ही प्यार है जितना हम सब में था, और मुझे फक्र है मेरे हिंदुस्तान के नौजवान दोस्तों पर जिन्होंने हमें निराश नहीं किया. मैं भुलाने की लाखों कोशिशें की गई, पर गर्व होता है आप सब पर कि उन सब कोशिशों के बावजूद आप हमें आज भी बेइंतहा चाहते हैं. चलो एक कहानी सुनाता हूं. एक देशभक्त आदमी था जो विश्व की 40 से ज्यादा भाषाएं जानता था, जिसे अंग्रेजों ने राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया और तड़ीपार कर दिया था. उस व्यक्ति ने ही नेताजी को आजाद हिंद फौज बनाने में मदद की थी. जानते हैं उसका नाम क्या है? अजीत सिंह. जब मैं छोटा था तब बड़े गौर से यह कहानी सुनता था, लेकिन बड़े होकर मुझे इस कहानी पर फक्र हुआ जब पता चला कि अजीत सिंह मेरे चाचा थे, सगे चाचा. मेरे दूसरे चाचा स्वर्ण सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार से जेल में ही दम तोड़ दिया. जरा गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मेरे चाचा कभी पढ़ाए ही नहीं गए. तुम सब तो किसी और चाचा की कीर्ति गाने में ही व्यस्त रहे. मेरे पिता किशन सिंह, वो भी देश के लिए जेल जाया करते थे, वैसे ही जैसे आपके पिताजी बाजार में सब्जी लेने जाया करते हैं. अब आप ही कहिए, ऐसे घर में पला बड़ा लड़का देशभक्त न बने तो और क्या बने? बैसाखी का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता. इतने लहू से लथपथ बैसाखी पंजाब ने कभी नहीं देखी थी. 12 साल का था मैं जब जनरल डायर ने मासूमों पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई. दूसरे ही दिन बिना किसी को बताए मैं अपने घर से साइकिल पर जलियांवाला पहुंचा था. देशवासियों के लहू को पहली बार इन हाथों ने छुआ था. मेरा बदन घर पहुंचने तक कपकपाया. मेरी जिंदगी भर के आंसू उस दिन एक साथ बह गए और फिर ये भगत कभी नहीं रोया. मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे कि आखिरी सांस तक कभी नहीं बैठे. मां विद्यावती किशन सिंह संधू का भगत उसी दिन जलियांवाला बाग की चीखों के साथ मर गया, 12 साल में ही. और उस मिट्टी ने जन्म दिया
क्रांतिकारी भगत सिंह को। कुछ लोग मुझे नास्तिक करार देते हैं, पर उस दिन से ये भारत माता की मिट्टी ही मेरा भगवान बन गई। मेरा एक और भगवान भी था, विद्यावती संधू, मेरी मां, जिसने जीवन भर अपने पति का, बेटे का, सुख का, चैन का सिर्फ इंतजार ही किया। मैं कई बार उससे पूछता, ओए बेबे, तू अपना नाम इंतजार क्यों नहीं रख लेती? वैसे इंतजार तो तू मुझे दूल्हा बनाने का भी कर रही थी। पर समझने की कोशिश करो मां, मैं तुझसे यह कह रहा हूं कि तेरा भगत शादी ब्याह का चोला नहीं पहनेगा। भगत का चोला तो बसंती हो गया। मुझे गलत मत समझना मां, और मुझे माफ कर देना। वो क्या है कि मेरी शादी तय करने में तूने थोड़ी देर कर दी। तुझसे पहले मेरे सर पे क्रांति ने सेहरा बांध दिया, और अब मैं आजादी का दूल्हा हूं मां। वैसे भी हम 9 भाई बहन हैं। मेरे एक की शादी ना होने से विद्यावती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे एक के शहीद न होने से शायद क्रांति को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ना मां, नहीं, भगत सिंह की मां रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब मुस्कुरा कर मुझे विदा करो मां। सोलह साल का था मैं जब मेरी मंगनी तय कर दी थी मां ने। पिताजी ने मेरे लिए दूध की डेयरी भी खोल दी थी। कुछ दिन वो मैंने चलाकर भी देखी, पर अंग्रेज दरिंदों को देशवासियों का खून पीता देखकर ज्यादा दिन में दूध नहीं बेच पाया। मैं कोई सन्यासी नहीं था, कोई साधु पुरुष नहीं था जिसे संसार की कोई चाह न हो, लेकिन आजादी की चाह इतनी बढ़ गई थी कि सब कुछ तिनके की तरह छोड़ दिया। देश की आजादी के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की बलि दे दी, और मैं बहुत खुश होता हूं यह देखकर कि आज भी कुछ लोग हम सब आजादी के आशिकों को बड़े चाव से याद करते हैं। कुछ हमारे पूजनीय बुजुर्ग थे, हम नौजवान थे। वो चरखे से आजादी लाना चाहते थे और हम लोग क्रांति का चरखा बन गए। वे दुश्मन से हाथ जोड़कर आजादी लाना चाहते थे और हम दुश्मन के हाथ पैर तोड़कर। अगर वो सही थे तो हम भी कहां गलत थे। वैसे प्यारे बापू ने बहुत कोशिश की हमें फांसी के फंदे से बचाने की। मर्सी पिटीशन लिखी उन्होंने वाइसरॉय को, और उस दिन जेल में अनजान व्यक्ति मुझसे मिलने भी आए थे। कौन? मुझसे मिलने क्यों आए? प्राण भाई, पर मैं उन्हें नहीं जानता। अच्छा, गुजराती एडवोकेट हैं, बापू ने भेजा है। ठीक है, फिर बुलाइए। नमस्कार प्राण भाई, बताइए। हम तीनों की मर्सी पिटीशन? लेकिन क्यों? अच्छा, दुर्गा भाभी ने बापू को कहा था। ठीक है, बताइए हमें क्या करना होगा। अरे साइन करने से पहले पिटीशन पढ़वाइए तो सही। हम हमारी क्रांतिकारी प्रवृत्तियों से इस्तीफा दे देंगे, कृपया हमारी फांसी कैंसिल कर दीजिए। प्राण भाई, कोई शख्स अपनी धड़कनों से जुदा हो सकता है क्या? क्रांति अब सिर्फ लक्ष्य नहीं धड़कन हो गई है, चाहत वतन की चंदन हो गई है। दस्तखत तो दूर, इस पिटीशन को फाड़कर फेंक देने का मन कर रहा है, लेकिन बापू ने भेजा है, इसलिए ये कागज महफूज आपको वापस दे रहा हूं। वंदे मातरम। क्रांति के पथ पर मंजिलें नहीं होती, सिर्फ लहू से लथपथ रास्ते होते हैं। क्रांति से हमारा आशय था कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें अमीर गरीब का फर्क न हो, जिसमें मजदूर किसान सबका महत्व समान हो, ताकि विश्व पूंजीवाद के बंधनों, दुखों और युद्धों से निजात पा सके। वैसे हम थोड़े तो खुशकिस्मत थे, हमारा दुश्मन एक ही था और हमारे सामने था। आपकी आज की इस युवा पीढ़ी की समस्या ही अलग है। आपको पता ही नहीं कि कितने कितने दुश्मन से लड़ना है, और दुश्मन आखिर है कौन? आपको सोशल मीडिया से लड़ना है, बढ़ती बेरोजगारी से लड़ना है। गरीबी, भ्रष्टाचार, शोषण तो तब भी थे और आज भी कहां खत्म हुए। ऊपर से आपको तो मजहबी बैर से भी लड़ना है, जबकि हमारे वक्त में तो न भगत सिख था, न अशफाक भाई मुसलमान थे, न पंडित जी ब्राह्मण थे, और न ही मेरा सुखदेव खत्री था। सबके सब एक ही मजहब के थे, एक ही जाति के लोग। आजादी, आजादी, आजादी। आप सबको अब भी बहुत सारी गुलामियों की जंजीरें काटनी है,
और मुझे विश्वास है कि आप लोगों में भी क्रांति की वो चिंगारी जरूर मौजूद है जो मौजूदा अंधेरों को एक दिन तार तार करके सुलगा देगी। हर क्रांतिकारी बम और बंदूक से नहीं खेलता, जुलूस निकालने से, हिंसा करने से, पथराव करने से कोई क्रांतिकारी नहीं बनता। हर वो वैज्ञानिक, हर वो विद्यार्थी, हर वो किसान, हर वो शिक्षक, हर वो हिंदुस्तानी जो अन्याय के सामने आवाज उठाता है, जो देश के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करता है, उसमें आज भी हम सब जिंदा हैं। क्रांति जिंदा है। भारत के नौजवान दोस्तों, हम सब ने तो फांसी चूम ली। मेरे पास मौत को गले लगाने का एक बड़ा मकसद था, पर क्या आपके पास मर जाने के लिए ऐसा बड़ा मकसद है? अगर नहीं है तो मरना नहीं है, जिंदा रहना है, देश प्रेम के साथ और देश के लिए। इतना तो तुम कर ही सकते हो। मरने से पहले मैंने छोटे भाई कुलतार सिंह को एक बात लिखी थी। उसे ये फिक्र है हरदम हमारी अब जफा क्या है, हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। किसी से क्यों खफा रहना, किसी से क्या गिला करना, बता दे आओ दुश्मनों को हमारा हौसला क्या है। तुम्हारी महफिलों में चंद पल का आज मेहमान हूं, सुबह होते ही निकलूंगा, रुकने की वजह क्या है। वतन वालों रहो आबाद, सफर पर हम तो निकलेंगे, सिवा फांसी के फंदे के हमें अब चाहना क्या है। आनंदित रहो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।